नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देहरादून से खबर है जहां पर सचिवालय में हुई है धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मीटिंग में 29 अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। बैठक में बजट को अनुमोदित किया गया है। तो पौड़ी गढ़वाल में महसूस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मीटिंग में 29 अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और 29 अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। बैठक में बजट को भी अनुमोदित किया गया है। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई है। मीटिंग में 29 अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। सचिवालय में हुई है धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मीटिंग में 29 अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कायतोरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी है? आज धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल अभय, आज जिस तरह से धामी कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या कुछ जानकारी है? कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी है? संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई है और जिसमें कई प्रस्तावों पर आज मंथन हुआ है और मुहर लगी है। एक बार फिर से अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई है, कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी है? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आज धामी सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक यहाँ पर हुई है। सचिवालय में बैठक सुबह 11:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो उसके चलते कैबिनेट बैठक को शुरू होने में थोड़ा समय यहाँ पर लगा, लेकिन लगभग 3 घंटे चली इस बैठक में पूरे 29 बिंदुओं पर यहाँ पर बातचीत हुई है, जिस पर कैबिनेट की तरफ से अपना निर्णय यहाँ पर लिया गया है। सबसे बड़ा निर्णय ये कह सकते हैं कि जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसको मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। बजट को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी यहाँ पर दे दी, यानी 13 मार्च से जो बजट सत्र गैरसैंण में आहूत होगा, उसमें जो 15 मार्च को सरकार की तरफ से जो सदन के पटल पर बजट रखा जाएगा, उस बजट को आज कैबिनेट की तरफ से अपनी मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। इसके अलावा सौर ऊर्जा की जो नई नीति थी उस पर भी संभावना यही है कि कैबिनेट की तरफ से अपनी सहमति यहाँ पर दे दी गई है। पर्यटन को लेकर नए डेस्टिनेशन को लेकर एक कमेटी का गठन सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया है, जो नए डेस्टिनेशनों को लेकर अपनी बातचीत यहाँ पर करेगी, लोगों से सुझाव मांगेंगी और उनको लेकर अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देगी कि कहाँ पर सरकार को नए पर्यटन क्षेत्र विकसित करने चाहिए और किस प्रकार की सुविधाएं उन क्षेत्रों में होनी चाहिए, उसको लेकर आज की कैबिनेट बैठक में बातचीत हुई है। इसके अलावा गन्ने मूल्य को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है। जो पिछले साल जो गन्ने का मूल्य रखा गया था, उसी मूल्य को इस बार भी पुनर्जीवित करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यानी जो गन्ना किसानों की जो गन्ना मूल्य को बढ़ाने की जो मांग थी, उस मांग को सरकार की तरफ से खारिज यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा कई विभागों की
सेवा नियमावली थी, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। इतना कहा जा सकता है कि सरकार इस समय पर्यटन के जरिए, यानी जो चारधाम यात्रा यहाँ पर चलेगी, उस चारधाम यात्रा के जरिए दूसरे जो पर्यटन क्षेत्र, उन क्षेत्रों को विकसित करने की ओर ध्यान दे रही है, ताकि उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है, जो पर्यटन उद्योग है, वो और मजबूत हो सके और उस पर्यटन के जरिए जो युवाओं को जो रोजगार मिलता है, राज्य के स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सके, ताकि उत्तराखंड राज्य का विकास और तेज गति से हो सके। जी बिल्कुल, इस बैठक में बजट को भी अनुमोदित किया गया है अभय। लगभग ये अभी एक अनुमानित जो फिगर है वो यही है कि इस बार का जो बजट होगा, धामी सरकार जो गैरसैंण में जो बजट पेश करेगी, वो सरप्लस बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा, यानी कोई घाटे का बजट नहीं होगा, मुनाफे का बजट होगा। और उस बजट में खासतौर पर रोजगार सृजन और महिलाओं को लेकर विशेष सरकार यहाँ पर योजनाएं संचालित करना चाहती है। उस बजट को आज की इस कैबिनेट बैठक में सरकार की तरफ से अपनी मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। कैबिनेट में सभी मंत्रिमंडल की तरफ से अपनी मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है और अब यह बजट कह सकते हैं कि एक बार फाइनल, यानी गैरसैंण में जो सत्र आहूत होगा, उससे पहले जो कैबिनेट बैठक वहाँ पर होगी, उस पर अगर कोई संशोधन सरकार इस बजट में करना चाहती है तो उस संशोधन को सम्मिलित करेगी, नहीं तो इस बजट को वापस उसी बजट को वहां पर पास करने का काम कर दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो सुझाव पूर्व में इस बजट को बेहतर बनाने के लिए मांगे गए थे, उन सभी सुझावों को इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया और बजट को बेहतर बनाने के लिए, रोजगार परक बनाने के लिए सरकार की जो नीतियां थी, उन नीतियों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। कोशिश यही है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ा जा सके और राज्य के विकास पर वो लोग अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सके, उसको लेकर सरकार ऐसा बजट लाने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। जी अब आप हमारे साथ बने रहिए, आपका हम रुख करेंगे और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी गढ़वाल में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर 2.4 इसकी तीव्रता मापी गई है। अचानक आए भूकंप के झटकों से लोगों में डर का माहौल देखने को मिला। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी भी खबर सामने आई है। रेक्टर स्केल पर 2.4 तीव्रता मापी गई है इसकी, और इसके साथ ही रेक्टर स्केल पर आपको बता दें कि 2.4 तीव्रता मापी गई है। अचानक आए भूकंप के झटकों से लोग डरे हुए नजर आए हैं। हालांकि भूकंप से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और एक गढ़वाल में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी है? पौड़ी और गढ़वाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो भूवैज्ञानिकों की तरफ से जो आशंका लगातार जताई जा रही है कि जो धरती की जो प्लेट है उसमें कई तरीके की हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उत्तराखंड में जो भूकंप के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र में आता है, वहाँ पर कभी भी यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। उसी के चलते आज ये कह सकते हैं कि 2 जनपदों में सुबह 4 बजे बागेश्वर जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसके अलावा सुबह 10 बजे पौड़ी जनपद में, यानी जो पौड़ी जनपद मुख्यालय है, वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जान माल का नुकसान की कोई सूचना अभी तक इस भूकंप के झटकों से नहीं मिल पाई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो भूवैज्ञानिकों की आशंका थी, वो आशंका सच होती साबित नजर आ रही है। पिछले 2 सालों का अगर आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो 2 सालों के आंकड़ों के भीतर आपका पौड़ी जनपद, बागेश्वर जनपद, पिथौरागढ़ जनपद, टिहरी जनपद या फिर चमोली जनपद, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर लगातार कई बार भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए जाते रहे। भले ही रिएक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता जो थी उसका मापन कम यहाँ पर देखा गया, आज भी जो भूकंप यहाँ पर आया था वो 2.4 उसकी तीव्रता यहाँ पर मापी गई थी, जो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि हल्के झटके महसूस यहाँ पर। लेकिन इस तरह के लगातार झटके आने से, यानी भूकंप के लगातार आने से उत्तराखंड में कभी भी बड़ी आशंका यहाँ पर हो सकती है, बड़ा प्रलय की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। जिस प्रकार से भूवैज्ञानिक मान रहे हैं कि जो उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, जो बेहिसाब यहाँ पर निर्माण काम यहाँ पर चल रहे हैं, उसके चलते जो यहाँ पर भूकंप का जो क्षेत्र है वो और बर्ताव नजर आ रहा है और इस तरह के झटके आने वाले दिनों में और भी यहाँ पर आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो अभय कैदरा हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में रोबोटिक सर्जरी करवाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह के मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किए जाने के लिए चर्चा और मंथन भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि अभी तक निजी अस्पतालों में ही रोबोटिक सर्जरी की व्यवस्था थी, लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी का लाभ लोग सरकारी अस्पतालों में भी ले पाएंगे।
तो स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री की अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। रोबोटिक सर्जरी की योजना को लेकर के स्वास्थ्य महकमा लगातार सतर्क नजर आ रहा है और इसी योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की है अधिकारियों के साथ और उन्होंने जानकारी दी है कि अब रोबोटिक सर्जरी का लाभ उत्तराखंड के लोग भी ले पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के। कर्णप्रयाग में सरकोट वन पंचायत क्षेत्र में पेड़ों की कटान की शिकायत के मामले में वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र का निरीक्षण किया और साथ ही काटे गए पेड़ों की संख्या और अनुमति की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीते दिनों सरकोट के वनीकरण क्षेत्र में अचानक भीषण दवा नल भड़कने से वनीकरण क्षेत्र में छोटे पौधे जलकर खाक हो गए थे, जिसके बाद वन विभाग के पास शिकायत मिली कि इस क्षेत्र में वनाग्नि से नुकसान के साथ ही अवैध तरीके से पेड़ों का कटान किया गया है, जिस पर रेंज अधिकारी हरीश थपालिया ने संज्ञान लेते हुए वन विभाग के टीम के साथ निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। रेंज अधिकारी ने बताया कि पेड़ों की काटने की अनुमति किस स्तर पर दी गई है, इसकी जांच की जा रही है। हमारी विभागीय जांच चल रही थी जिसमें पता चला कि यहाँ पे कुछ पेड़ कटे हुए मतलब आवश्यकता से अधिक कटे हुए हैं। तो ये सरकोट वन पंचायत के अंदर पड़ता है ये वाला पूरा क्षेत्र। और अभी हमारी जो जांच चल रही है उसमें हमें 5 जो चीड़ के पेड़ हैं वो उनका चिरान कटा हुआ पाया गया है और उसके वो किस तरह से किसको दिए गए हैं उसकी भी जांच विभागीय जांच अभी चल रही है। वैध तरीका से कह नहीं सकते हैं, इस पर विभागीय जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये वैध है या नहीं है। उसके लिए सरकोट के वन पंचायत से उनके जो हमारे सारे दस्तावेज हैं, जो उनका विभागीय रजिस्टर अगर उन्होंने कोई बनाया है वो मांगा गया है, कोई रसीद अगर उन्होंने दी है वो सब मांगा गया है। जांच करने के बाद ही पूरा पता चल रहा है। जसपुर कोतवाली में क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने कोतवाली का निरीक्षण किया, जिसमें सरकारी असलहे, मालखाने और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया गया। मालखाने में काफी कमियां पाई गईं, जिसको लेकर क्षेत्राधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोतवाली का निरीक्षण किया गया है और इसमें अभी जैसा कि देख रहे हैं आप कुछ लेवल्स पे कमियां हैं। कुछ जैसे मालखाने के स्तर पे बहुत सारी कमियां हैं। माल थोड़ा व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया है और पुराने मालों को आइडेंटिफाई करके उनका निस्तारण करने में भी अभी बहुत स्लो प्रोसेसिंग हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे द्वारा इनको SHO जसपुर और मालखाना मोटर को निर्देशित किया गया है कि इसमें एक अभियान के तहत इसमें कार्रवाई करेंगे और जो भी प्रतिदिन इसकी समीक्षा SHO करेंगे कि प्रतिदिन इन मालों को निस्तारित करने में क्या प्रगति लाई जा रही है। विधानसभा सत्र को लेकर जहां सरकार के स्तर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं विपक्ष भी अपने तल्ख तेवरों के साथ गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रहा है। इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि सत्र से पहले कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी और जिसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि कौन से मुद्दे नियम 58, नियम 310 के तहत कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे। इससे सरकार को घेरा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हो रही है, लिहाजा कांग्रेस मुस्तैदी के साथ सरकार को घेरने के लिए सत्र में एकजुट होकर दमखम दिखाएगी। मुद्दों की कमी नहीं है, भरमार है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि बजट सत्र की अवधि वो कितनी लंबी रखती है। हर दिन कांग्रेस कार्य स्थगन के माध्यम से और प्रश्नकाल में सरकार पर प्रहार करने का काम करेगी और सत्र प्रारंभ होने से पूर्व कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी। उस बैठक में हम तय करेंगे कि किस विषय को किस नियम के अंतर्गत जो है सदन के अंदर लाना। केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में की गई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता को महंगाई से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज सरकार जनता को दिए भरोसे को भूलकर लगातार दाम बढ़ा रही है। बड़ी शर्मनाक बात है, जो लोग बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा देकर सरकार में आए थे, उन्होंने 400 रुपए के गैस सिलेंडर को 1100 रुपए के पार पहुंचा दिया है। और कोड़ में खास तो यह है कि जुलाई 2022 में 50 रुपए बढ़ाए थे और अभी जो है फिर जो है
कल 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और जो ये तो घरेलू सिलेंडर की बात है, जो कॉमर्शियल सिलेंडर है जिस पर लोगों को रोजगार भी मिलना है, उसमें कल 350 रुपए की ऐतिहासिक, मैं कहूँगा शर्मनाक वृद्धि की गई है। तो जो लोग नारा दे रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, ये उनके मुंह पर एक तमाचा है। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन निगम ने हर स्तर पर अपनी कवायद तेज कर दी है। पर्वतीय मार्गों के लिए BS6 श्रेणी के 100 नई बसें खरीदने का फैसला लिया गया है और इसी के साथ ही कर्मचारियों के वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी का भी फैसला किया गया है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने इन दोनों फैसलों को लेकर जानकारी दी है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि BS6 श्रेणी के लिए 100 नई बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। इनमें 7 गाड़ियां डीजल की होंगी। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री ने। मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछली कैबिनेट बैठने के बाद कल हमारे उत्तराखंड परिवहन निगम की बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें हमने 4-5 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला निर्णय, हम 100 गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं, जिसमें 40 गाड़ियां BS6 की और 60 गाड़ियां हम डीजल की खरीद रहे हैं। और मार्च में ये गाड़ियां खरीद लेंगे ताकि हम चारधाम यात्रा में भी चला सकें और पहाड़ की रूटों में हम सभी गाड़ियां हम चलाने का हम अप्रैल में हम प्रयास कर रहे हैं। गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ गए हैं। ऐसे में आम आदमी पर इसके असर को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। चंद्राचार्य चौक पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार ने लोग गरीब आदमी की रसोई पे एक हमला और किया है कि 50 रुपए अचानक एकदम गैस के सिलेंडर बढ़ा दिए गए। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं आज इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से कि मोदी जी, आप सस्ता तेल, सस्ती गैस और सस्ते संसाधनों के नाम पर इस देश में सरकार में आए और जब से आप इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार आप गैस हो या पेट्रोल डीजल हो या रसोई में जरूरत की चीजें हो या गरीब आम आदमी मध्यम वर्ग की जरूरत की चीजें हो, लगातार उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो आप आज इस धोखे के साथ इस सरकार को, ये सरकार का हम विरोध कर रहे हैं। और जो मोदी जी ने से हमारा सवाल है आज इस पुतले के माध्यम से, मोदी जी, आप जब तक ये बढ़े गैस के दाम वापस नहीं लेंगे, जो आपने वादे किए तो उन वादों को पूरा नहीं करेंगे, हमारी कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, तमाम संगठन इनको सड़क पर उतरकर उनका ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। सर्वविदित है जो आज भाजपा सरकार है पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। उसे आम जन, आम इंसान, किसान, मजदूर, किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ तो जहां पूरे प्रदेश और देश में बेरोजगारी लगातार निरंतर बढ़ रही है, दूसरी तरफ डबल मार करने का काम जो वर्तमान सरकार कर रही है, महंगाई बढ़ाकर हर वस्तु पर। उसी कड़ी में आज जो गैस के आज 50 रुपये बढ़ाने का काम किया, ये षड्यंत्र जो सरकार द्वारा किया गया है, ये एक रसोई पर, महिलाओं पर और परिवारों पर एक बहुत बड़ी मार है। इसके खिलाफ कांग्रेस हर स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। देखिए, M फॉर मोदी और M फॉर महंगाई, ये मोदी जी जो कह रहे थे नाले से गैस बना लें और ऐसी ऐसी इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और सिलेंडर 1200 रुपये कर दिया है। राजस्थान में अभी सरकार ने वहाँ की 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया, शायद आपको पता हो। ये चीज़ दिखाइएगा आप न्यूज़ में कि 500 रुपये का सिलेंडर हो चुका है राजस्थान में। तो यहाँ की सरकार यहाँ पे क्यों लागू नहीं कर रही? जब तक यहाँ पे 500 रुपये का सिलेंडर लागू नहीं करेंगे तो युवा कांग्रेस आवाज़ उठाती रहेगी अपनी पब्लिक के लिए। उत्तराखंड सरकार बच्चों के लिए नई पहल शुरू करने जा रही है। राज्य के 1124 स्कूलों के छात्र अब नए शैक्षणिक सत्र से स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर से पढ़ाई कराई जाएगी। इसके साथ ही छात्र और छात्राएं इंटरनेट के जरिए देश दुनिया से भी जुड़ सकेंगे। इस पहल पर डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कुछ कहा, वो आप सुनिए। देखिए, हमारे 1100 स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लास स्वीकृति मिली थी। इसमें एक एक स्कूल में दो जो क्लासेस हैं, दो कक्षाएं हैं, उसमें हम लोग स्मार्ट क्लास की कक्षा संचालित करेंगे। और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बीते गए समिति की बैठक हुई जिसमें इसको मंजूरी दी गई है, शीघ्र ही हम लोग इसका कार्य शुरू करेंगे। तो इसमें क्या क्या रहेगा, बच्चों को किस तरह से बजट इसमें सर अभी सरकार के द्वारा? इसमें 20 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं और ये बेसिकली क्या है कि ऑडियो विजुअल कंटेंट है
और 3D है, उसमें वीडियोज़ हैं, लेक्चर भी हैं और बोर्ड की तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। काफ़ी आकर्षक होता है जो बच्चों को मतलब काफ़ी मन लगा करके पढ़ते हैं। और चूँकि इसके कंटेंट आकर्षक हैं और 1 to 12th जो हमारा CBSE का पैटर्न है वो CBSE NCERT की जो किताबें हैं वो पूरा इसमें डिजिटाइज हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार पंजीकरण भी यात्रियों के द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रियों के पंजीकरण को लिमिटेड करने को लेकर सियासत जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार की पोल इसी से खुल रही है कि जहां एक ओर तैयारी पूरी करने का दावा किया जा रहा है तो वहीं रजिस्ट्रेशन को लिमिटेड कर दिया गया है। आगे गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।